नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको गृह विज्ञान विषय के अंदर ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी शरीर क्रिया विज्ञान सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ। और शरीर क्रिया विज्ञान में सिलेबस के अकॉर्डिंग वहाँ 9 चैप्टर हैं। 9 में से 4 चैप्टर मैं करवा चुकी हूँ और 5th चैप्टर 5वां अध्याय इन दिनों क्लासरूम में चल रहा है। 5वें अध्याय में पाचन तंत्र में कई सारे पॉइंट्स कवर कर लिए गए हैं और आज का जो टॉपिक है वो है बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत जो होती है, लार्ज इंटेस्टाइन, जो पाचन नली है उसका एक ये लास्ट पार्ट, सबसे आखिरी वाला अंग होता है। हालांकि बड़ी आंत में भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं, लेकिन पाचन नली का ये सबसे आखिरी वाला अंग होता है। सबसे पहले मुंह, दूसरा ग्रसनी, तीसरा ग्रास नली, चौथा आमाशय और पांचवा स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी आंत और छठा छोटी आंत और फिर बड़ी आंत। बड़ी आंत करीब 1.5 मीटर लंबी होती है और इलियम से शुरू होकर गुदा द्वार यानी एनस तक फैली हुई रहती है। बड़ी आंत 1.5 मीटर लंबी है। पाचन नली पूरी 9 मीटर लंबी होती है। इससे पहले जो भी लेक्चर हुआ उसमें बताया था कि पाचन नली 9 मीटर लंबी होती है और पाचन नली में ही पहले मुंह, फिर ग्रसनी, फिर ग्रास नली, फिर आमाशय। उसके बाद में जब छोटी आंत पढ़ाया था तो छोटी आंत करीब 6 मीटर लंबी यानी 22 फीट लंबी होती है। 6 मीटर छोटी आंत हो गई और बड़ी आंत करीब 1.5 मीटर लंबी होती है। कहाँ से शुरू होती है? छोटी आंत के 3 भाग थे पिछली बार जब पढ़ाया उसमें। छोटी आंत में एक ड्यूडिनम होता है, पक्वाशय, एक जोजिनम और एक इलियम। मतलब छोटी आंत का सबसे लास्ट वाला जो पार्ट है वो होता है इलियम। छोटी आंत का लास्ट पार्ट ड्यूडिनम, जोजिनम और इलियम। लास्ट पार्ट इलियम है, तो यहाँ इलियम खत्म हो रहा है। जो बड़ी आंत होती है वो एक आर्च यानी एक वक्र बना के रखती है और वक्र के रूप में है और इस आर्च के अंदर ये जो है ये छोटी आंत होती है। छोटी आंत 6 मीटर अंदर इसके लिपटी रहती है और छोटी आंत के 3 भाग थे, ड्यूडिनम, जोजिनम और ये लास्ट है इलियम। तो छोटी आंत का लास्ट पार्ट इस जगह आता है इलियम। तो इलियम से ये शुरू होती है, इस जगह से शुरू है बड़ी आंत, इलियम से शुरू होती है और आर्च बना के एंड तक गुदा द्वार तक ये रहती है और 1.5 मीटर लंबी होती है। बड़ी आंत में कई छोटे छोटे पार्ट्स, कई छोटे छोटे भाग होते हैं और वो करीब 7 भाग होते हैं। पहले मैं एक बार नाम बता देती हूँ आपको कि बड़ी आंत का पहला भाग है सीकम। सीकम के बाद में आरोही कोलन, दूसरा असेंडिंग कोलन, मतलब जो चढ़ रहा है। फिर तीसरा भाग है आड़ा कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, आड़ा। फिर चौथा है अवरोही कोलन यानी डिसेंडिंग, नीचे की तरफ आ रहा है। ये असेंडिंग, ये ऊपर चढ़ रहा है और ये अवरोही यानी नीचे की तरफ आ रहा है। चौथे के बाद में 5वां सिग्मोइडल कोलन, और ये जो सिग्मोइडल कोलन है ये पेल्विक कोलन के अंदर ही रहता है। श्रोणी मेखला होती है ना, जो अस्थियों में पढ़ाई थी, तो श्रोणी मेखला जो है वो तो हड्डियों में वाला पार्ट है और ये जो है पेल्विक कोलन ये श्रोणी का कोलन कहलाता है। वो चीज़ अलग है, वो हड्डियों का है और ये पेल्विक कोलन कहलाता है। पेल्विक कोलन के अंदर ही सिग्मोइडल कोलन होता है और छठा पार्ट है रेक्टम,
यानी मलाशय, और 7वां पार्ट है गुदा नली, मतलब गुदा नली जो है वो गुदा द्वार बन जाता है और यहाँ से अपशिष्ट पदार्थ, व्यर्थ पदार्थ शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। तो बड़ी आंत पाचन नली का सबसे आखिरी अंग है और बड़ी आंत करीब 1.5 मीटर लंबी होती है। इलियम से शुरू होकर गुदा द्वार तक खत्म होती है। बड़ी आंत एक आर्च के रूप में होती है, मतलब ऊपर यहाँ प्लीहा होता है, प्लीहा के नीचे उल्टा आर्च बनाकर, उल्टा वक्र बनाकर रहती है और इस वक्र के अंदर छोटी आंत रहती है, स्थित रहती है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, एक भाग ऊपर ड्यूडिनम और फिर ज्यूजिनम और इलियम, इसी के अंदर करीब 6 मीटर लंबी छोटी आंत यानी 22 फीट लंबी छोटी आंत इसी के बीच में रहती है। अब हम एक एक पार्ट का इसको थोड़ा डिटेल ले लेते हैं। अभी मैंने 7 पार्ट्स बताए इसके बड़ी आंत के। पहला पार्ट है सीकम। बड़ी आंत का पहला पार्ट है सीकम। सीकम पार्ट आप देख रहे होंगे सबसे चौड़ा है बाकियों से। तो सीकम भाग बड़ी आंत का सबसे चौड़ा भाग होता है और इसके नीचे वाले भाग को कहते हैं अपेंडिक्स। ये वाला जो भाग है, ये चोंच जैसा निकला हुआ है, ये होता है अपेंडिक्स यानी अंधसिरा। सीकम का नीचे वाला जो भाग है उसे हम अंधसिरा या अपेंडिक्स कहते हैं। इस जगह ये यहाँ बड़ी आंत बंद रहती है, इसलिए हम इसे बंद सिरा कहते हैं। सीकम में ही एक तरफ, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, एक तरफ एक ओपनिंग है, मतलब एक छेद है, और वो छेद कौन सा है? छोटी आंत समाप्त हो रही है। छोटी आंत ने सारे भोजन का पाचन यानी डाइजेशन कर दिया और अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन भी कर लिया। अब जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको वो इस छेद के द्वारा बड़ी आंत में पहुंचा देती है। तो इस छेद को, ये वाला जो छेद है इलियम जहाँ से ख़त्म हो रहा है और सीकम शुरू हो रहा है, इस छेद की सुरक्षा के लिए इलियोसिकल वॉल्व होता है। मैं पहले भी वॉल्व और कपाट के बारे में बता चुकी हूँ कि वॉल्व का काम ये होता है कि कोई भी पदार्थ भले ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है या साइड में जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, अगर सही दिशा में जाता है तो जो छेद है वो खुला रहता है। लेकिन जैसे ही वो उल्टी दिशा में यानी विपरीत दिशा में अगर आ जाता है, कोई भी पदार्थ है, भले वो शुद्ध है या अशुद्ध, तो वो छिद्र बंद हो जाता है कपाट के द्वारा। तो इसे हम कहते हैं कि कोई भी छिद्र को सुरक्षा देने वाली रचना को हम वॉल्व या कपाट कहते हैं। और इस जगह पूरा जो भोजन है वो पचित होकर, डाइजेशन होकर, अवशोषण होने के बाद में वेस्ट प्रोडक्ट बड़ी आंत में आ रहा है और इलियम सीकम में आने दे रहा है। लेकिन क्योंकि वो वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, लेकिन जब वेस्ट प्रोडक्ट वापस छोटी आंत की तरफ अगर जाने लगता है तो ये जो वॉल्व है ये उसको बंद कर देता है, यानी जो अपचित और वेस्ट प्रोडक्ट है वो बड़ी आंत के अंदर ही रहता है, छोटी आंत के अंदर वापस नहीं आता। ये वॉल्व यहाँ पाया जाता है। फिर सीकम ऊपर की तरफ दूसरा भाग बनाता है बड़ी आंत का, उसे कहते हैं आरोही कोलन। आरोही कोलन मतलब असेंडिंग कोलन, ऊपर चढ़ता हुआ पार्ट। तो ऊपर चढ़ते हुए पार्ट को हम आरोही कोलन यानी असेंडिंग कोलन कहते हैं। ये करीब 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। फिर ये आगे की तरफ राइट कॉलिक फ्लेक्सचर पर मुड़ जाता है, मतलब राइट तरफ इसको मुड़ना है और ये राइट कॉलिक फ्लेक्सचर यानी दाहिना कॉलिक फ्लेक्सचर पर, इस मुड़ाव को ये कहते हैं दाया कॉलिक फ्लेक्सचर, और दाएं कॉलिक फ्लेक्सचर पर ये मुड़ जाता है। मुड़ने के बाद में बड़ी आंत का तीसरा भाग आड़ा कोलन बनाता है।
आड़ा कोलन जो है वो 50 सेंटीमीटर लंबा होता है, ये थोड़ा ज़्यादा लंबा होता है, 50 सेंटीमीटर लंबा होता है, पर आप देखेंगे कि ये सीधा नहीं है, इसने उल्टा आर्च बनाया हुआ है, और ये उल्टा वक्र या आर्च जो है इसके ऊपर प्लीहा पाया जाता है, प्लीहा के नीचे ये स्थित होता है। 50 सेंटीमीटर लंबा आड़ा कोलन यानी ट्रांसवर्स कोलन होता है, जो कि आगे चल के बाएं कॉलिक फ्लेक्चर यानी लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्चर पर वापस मुड़ जाता है। दो मोड़ है ना इसमें, तो पहला तो आरोही कोलन राइट कॉलिक फ्लेक्चर पर मुड़ रहा है और आड़ा कोलन बना रहा है, फिर आड़ा कोलन जो है वो बाएं कॉलिक फ्लेक्चर पर मुड़ता है और अवरोही कोलन बनाता है। अवरोही कोलन यानी डिसेंडिंग कोलन नीचे की तरफ आ रहा है। ये तीसरा पार्ट था, ये चौथा पार्ट है अवरोही कोलन। अवरोही कोलन 25 सेंटीमीटर लंबा होता है, ये 15 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर और ये करीब 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। और फिर बाईं तरफ से, मतलब इसके लेफ्ट से श्रोणी में चला जाता है, मतलब पेल्विक में चला जाता है और वहां जाके पेल्विक कोलन बना लेता है, एक वक्र पेल्विक कोलन बना लेता है। 4 के बाद में 5वां पार्ट है सिग्मोइडल कोलन। सिग्मोइडल कोलन एक लूप जैसी रचना होती है और वो जो लूप है सिग्मोइडल कोलन का वो पेल्विक कोलन के अंदर ही स्थित रहता है। 5 के बाद में छठा पार्ट बड़ी आंत का, उसे हम कहते हैं मलाशय यानी रेक्टम, और रेक्टम जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट का रिजर्वियर होता है, मतलब वहाँ पड़ा रहता है वेस्ट प्रोडक्ट जब तक कि शरीर से बाहर नहीं निकलता, और मलाशय जब तक पूरा नहीं भरता तब तक अंदर से जो एक क्रमानुकुंचन की गति की एक अनुभूति आती है, लहर आती है, वो भी नहीं होती। तो ये छठा पार्ट मलाशय है यानी रेक्टम, जो कि 12 सेंटीमीटर लंबा होता है और जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट्स बनता जा रहा है वो मलाशय में इकट्ठा होता रहता है, और जब वो भर जाता है तो एक क्रमानुकुंचन की यानी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की अनुभूति होती है, एक लहर जैसी, और फिर हमको डिफिकेशन की इच्छा करती है, मतलब अंदर से मल विसर्जन की यानी शौच जाने की इच्छा करती है, और यहाँ से जो ठोस पदार्थ यहाँ से बना है वो यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। मलाशय के बाद वाला जो पार्ट है वो गुदा नली है, जो कि आखिर में गुदा द्वार का रूप ले लेती है, और गुदा द्वार जो है वो सबसे नीचे और पीछे की तरफ होता है, जिससे कि सारी गंदगी वहाँ से निकाल दी जाए। अभी जो हमने पढ़ा बड़ी आंत, उसमें 7 पार्ट हैं। सीकम सबसे चौड़ा पार्ट, उसके बाद में आरोही कोलन असेंडिंग कोलन 15 सेंटीमीटर लंबा, फिर वो राइट कॉलिक फ्लेक्चर पर मुड़कर आड़ा कोलन बनाता है जो 50 सेंटीमीटर लंबा है, स्प्लीन यानी प्लीहा के नीचे उल्टा आर्च बनाता है, फिर ये बाएं कॉलिक फ्लेक्चर पर मुड़ के अवरोही कोलन यानी डिसेंडिंग कोलन बनाता है। डिसेंडिंग कोलन 25 सेंटीमीटर लंबा होता है और डिसेंडिंग कोलन आगे जाकर और श्रोणी में चला जाता है और पेल्विक कोलन बनाता है। पेल्विक कोलन के अंदर ही एक लूप के रूप में सिग्मोइडल कोलन होता है 40 सेंटीमीटर लंबा, और ये सब व्यर्थ पदार्थ, ठोस व्यर्थ पदार्थ को लाकर और छठे पार्ट में यानी मलाशय रेक्टम में इकट्ठा कर देते हैं। सारे ठोस पदार्थ रेक्टम में इकट्ठे होते रहते हैं मलाशय में, और मलाशय के नीचे वाले पार्ट को एनल कैनाल या गुदा नली कहते हैं, जो कि गुदा द्वार बनाती है, और गुदा द्वार नीचे और पीछे की तरफ होता है, और जब भी मलाशय में क्रमानुकुंचन यानी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है तो यहाँ से जो व्यर्थ पदार्थ है वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये सब बड़ी आंत के छोटे छोटे 7 पार्ट्स थे। बड़ी आंत 1.5 मीटर लंबी है। अब अगर हमने पहले भी अमाशय और इन सब में देखा, ग्रसनी को हमने काट के देखा तो इसमें 4 पार्ट थे, ग्रास नली को काट के देखा, फिर जो अमाशय हमने पढ़ा था
तो आमाशय में इस वाली काट को देखा तो उसमें भी 4 पार्ट्स थे, इसमें भी 4 थे, ग्रसनी में भी, ग्रासनली में भी, आमाशय में भी। वैसे ही अगर हम इसका आड़ा काट देखें तो हमको 1 2 3 4 लेयर्स इसमें मिलेंगी। बड़ी आंत का अगर आड़ी काट के देखें तो सबसे बाहरी परत मतलब 4 परतों से दीवार बनती है। सबसे बाहरी परत को पेरिटोनियम परत कहते हैं और उसके अंदर वाली को पेशीय परत यानी मस्क्यूलर लेयर कहते हैं। उसके अंदर तीसरी जो है वो सब म्यूकस लेयर यानी अधश्लेष्मिक परत होती है और सबसे आंतरिक परत जो है वो श्लेष्मिक परत यानी म्यूकोसा लेयर होती है, जो कि म्यूकस यानी श्लेष्मा सिक्रीट करती है, श्लेष्मा को स्रावित करती है और अंदर के भाग को चिकना बनाए रखती है, जिससे कि कोई भी पदार्थ जो जा रहा है वो रुके नहीं और इजीली जो है वो वहाँ से पास हो जाए। ये 4 परतें हैं, पेरिटोनियम यानी सिरोसा लेयर, पेशीय स्तर मस्क्यूलर लेयर, अधश्लेष्मिक परत सबम्यूकोसा लेयर और सबसे अंदर की श्लेष्मिक झिल्ली यानी म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस लेयर। उसके बाद में बड़ी आंत के कार्य फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। वैसे तो लार्ज इंटेस्टाइन का मेन काम जो है वो व्यर्थ पदार्थ को इकट्ठा करना और शरीर से बाहर त्याग देना, यही है। लेकिन बड़ी आंत में कुछ छोटे छोटे दूसरे फंक्शंस भी होते हैं, जैसे बड़ी आंत में आने के बाद में भी थोड़ी सी मात्रा में ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन यानी ग्लूकोज को अवशोषित किया जाता है। अगर वहाँ थोड़ी देर तक भोजन पड़ा रहता है तो ग्लूकोज अवशोषित उसमें हो जाता है। उसके अलावा जल का अवशोषण भी इस जगह होता है। जल का अवशोषण जब हो जाता है सारे भोज्य पदार्थों से तो वो एक ठोस पदार्थ बन जाता है, ठोस अपशिष्ट पदार्थ बन जाता है, जो कि वापस मलाशय में इकट्ठा हो जाता है। मलाशय में ये आकर पचा हुआ भोजन अपचित भोजन के रूप में इसके अंतिम सिरे पर ठोस रूप में जमा हो जाता है और फिर मलाशय से वो बाहर निकाला जाता है। उसके अलावा बड़ी आंत श्लेष्मा का स्रावन करती है। सबसे अंदर की परत श्लेष्मा यानी म्यूकस लेयर है, तो वो म्यूकस को सिक्रीट करती है और श्लेष्मा के स्रावन से जो ये मल है वो चिकना हो जाता है और चिकने पदार्थ को उत्सर्जित करने में वो इजी रहता है। इसलिए श्लेष्मा स्रावित करके मल को चिकना बनाती है, जिससे कि उत्सर्जन में सहायता मिलती है। नेक्स्ट फंक्शन है कि बड़ी आंत समय समय पर मल विसर्जित करती रहती है और जो मल यानी वेस्ट प्रोडक्ट जो ठोस वाला व्यर्थ पदार्थ है वो विसर्जित हो रहा है, उस मल में जीवाणु होते हैं, थोड़े बहुत बैक्टीरियाज होते हैं और थोड़ी जो है वो श्लेष्मिक झिल्ली होती है। कहीं कहीं से टूट जाती है चिकने पदार्थ स्रावित करने वाली झिल्ली, तो उसके छोटे छोटे पीसेस होते हैं। तो श्लेष्मिक झिल्ली और जीवाणु मल के साथ समय समय पर विसर्जित होते रहते हैं, वो भी मल का ही एक रूप होते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है इसमें कि बड़ी आंत कुछ लवणों को, जो भारी लवण होते हैं, उनको रक्त से अलग कर लेती है, ब्लड से सेपरेट करके और उनको मल में मिला देती है। और वो कौन से लवण हैं? आयरन और कैल्शियम। कुछ भारी लवण जो कि मल में मिलके और बाहर निकलते रहते हैं और रक्त से अलग करती रहती है, वो बड़ी आंत का कार्य है। और एक और कार्य है कि बड़ी आंत हमारे शरीर में खमीरीकरण का कार्य भी करती है। खमीरीकरण का मतलब है कि अगर बहुत देर तक रेक्टम में मलाशय में भोजन पड़ा रहता है तो वहाँ कुछ जीवाणु होते हैं उस भोजन पर एक्ट करते हैं, भोजन पर कुछ क्रिया करते हैं। जैसे सेल्यूलोज है तो उस पर जीवाणु की प्रतिक्रिया होगी। और भी चीज़ है, बहुत अगर हमने दाल बेसन ज़्यादा खा लिया तो वो बहुत देर तक नहीं पचता, तो वो उसके जो एंड प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पड़े रहेंगे।
तो उन पर जब जीवाणु और इनसे क्रिया करती है, जीवाणु जो है वो भोजन पर जब खमीरीकरण की क्रिया करते हैं तो उससे गैसेस बनती हैं, जैसे मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें बनती हैं। इस तरह से ये बड़ी आंत जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ कि बड़ी आंत के 7 छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो कि कितने कितने बड़े हैं और क्या बना रहे हैं वो मैंने बता दिया। उसके बाद में बड़ी आंत की अगर आड़ी काट के देखें तो 4 परतें होती है, पेरिटोनियम, पेशीय स्तर, अधश्लेष्मिक और श्लेष्मिक। उसके बाद में बड़ी आंत के कुछ कार्य हैं कि भाई वो श्लेष्मा बनाती है और श्लेष्मिक झिल्ली और जीवाणु को बाहर निकालती है, या फिर भारी लवणों को बाहर निकालती है, या व्यर्थ पदार्थों को बनाकर और फिर बाहर निकालती है, थोड़ा बहुत जल और थोड़ा ग्लूकोज को अवशोषित करती है, खमीरीकरण करती है, मतलब उससे गैसेस बनती हैं। ये सब बड़ी आंत के बारे में था। अब पाचन तंत्र में सिर्फ एक ही पॉइंट अब बचा है, पाचन तंत्र के कार्य। वैसे हमने अलग अलग अंगों में अलग अलग जो भी पार्ट्स हैं उनको जब पढ़ा तो उनके कार्य हमने वहाँ पढ़ लिए हैं, लेकिन फिर भी हमको पाचन तंत्र के पूरे जो एक कार्य होते हैं वो थोड़े से हमको पता होने चाहिए, वो हम नेक्स्ट टर्न पे लेंगे। थैंक यू।